हेयर लॉस होना कितनी बड़ी परेशानी है। अगर आप गंजे हो जाते हैं तो क्या दोबारा से आपके सर पे बाल आ सकते हैं। हेयर लॉस हम यहाँ देखते हैं, हेयर फॉल हम हाथों में देखते हैं। बहुत सारे जो डेंटल सर्जन है आजकल वो भी कहते हैं कि नहीं मैं तो आपका जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, स्किन सर्जरी मैं कर सकता हूँ। डेंटल ये क्या फ्रॉडपन है। ट्रांसप्लांट सर्जन नाम की कोई डिग्री नहीं होती सर। ये सर्जरी कैसे आप लोग करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। एक बार किसी ने करवाया जैसे तो क्या इसका प्रोसेस ये भी होता है कि 4 महीने 5 महीने बाद फिर आपको दोबारा से आपके साथ सेटिंग भी करनी पड़े। अगर आपका यहाँ तक हेयर लॉस हो गया तो ये मान के चलिए कि आगे भी होने का चांसेस पूरा है। क्या ये पेन वाला पूरा प्रोसेस है या नहीं। कुछ लोग इंजेक्शन के नाम से ही डर जाते हैं। ये अधिकतर गंजे लोग यहाँ से क्यों होते हैं। डेफिनेटली सलमान एंड शाहरुख से भी अच्छे बाल आ सकते हैं उनके, है ना। और डेफिनेटली दे फील वेरी हैप्पी आफ्टर दैट। सर पे साबुन लगाना, हाँ जी सर, कितना गलत है कितना सही है। सोप्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे स्किन के ऊपर। क्लिनिक प्लस या सनसिल्क कौन सा बेस्ट है। एक बड़ा परेशानी आजकल लोगों में है वाइट स्पॉट्स, और जिसे लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं। क्या इसका इलाज है। मैं आपसे कहूँ कि मेरे बाल जो हैं वो आप किसी हीरो की तरह करते, अक्षय कुमार की तरह करते। सर आप हीरो हैं ऑलरेडी। लंबे बाल, सुनहरे बाल, अच्छे बाल और स्मार्ट दिखने वाले बाल, हर कोई चाहता है कि मेरे सर पे इतने बाल हों कि कम से कम कोई मुझे गंजा तो ना कहे। और शायद यही वजह है कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर तमाम चीज़ें होती भी रहती हैं। जरा से बाल कम होने के बाद चिंताएं बढ़ जाती हैं कि आखिर क्या वजह है कि बाल कम होने शुरू हो चुके हैं, और इसी को लेकर तमाम युवा परेशान भी रहते हैं। कई बार मैं भी टेंशन में आता हूँ कि यार आज सुबह उठाऊँ बाल झड़ लें। कई बार लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं कि हम जब बाल काटते हैं तो बहुत सारे बाल नीचे गिर जाते हैं, और यह इसी टेंशन को लेकर लोग इस बात को ज़्यादा परेशानी का सबब मान लेते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। हेयर लॉस होना कितनी बड़ी परेशानी है। अगर आप गंजे हो जाते हैं तो क्या दोबारा से आपके सर पे बाल आ सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम बातें चलती भी आती हैं। डॉक्टर जहांगीर मेरे साथ हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और देश के जाने माने नाम हैं जो आज की डेट में लोगों को समझा भी रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाना हो तो सही दिशा में, सही जगह, सही आदमी के साथ करवाएं, ज़्यादा अच्छी बात है। वरना कानपुर में जो हादसा हुआ उसने देश की आंखें खोल दी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सवाल सिर्फ इतना निकल के आता है कि जो फर्जीपना चल रहा है, हर जगह छोटे छोटे बोर्ड लगे होते हैं, मैं देखता हूँ कि बाल सर पे उगाइए, हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, 20,000 में, 25,000 में, 40,000 में आप जो है गंजापन दूर कर देंगे। ये फर्जीपना जो चल रहा है इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, और ये क्या होता है, आखिर कैसे करवाते हैं लोग। राइट सर। सर आपने इंट्रोडक्शन में बात किया कि 2-3 वर्ड्स यूज़ किए थे। एक वर्ड यूज़ किया आपने कि हेयर फॉल, एक वर्ड यूज़ किया हेयर लॉस। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि वास्तव में हेयर फॉल क्या होता है और हेयर लॉस क्या होता है। हेयर फॉल मतलब होता है कि हम जो डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इन जनरल हमारे बाल देखते हैं, हाथों में हमारे बाल गिर जाते हैं, उनको बोलते हैं हेयर फॉल। और ये हेयर फॉल आपका नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। और नॉर्मल हेयर फॉल मतलब ये होता है कि हमारा लेस देन 100 हेयर फॉल होता है, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल हेयर फॉल। और अगर उससे ज़्यादा अगर आपका हेयर फॉल होता है तो कह सकते हैं कि वो एक एबनॉर्मल हेयर फॉल है। और जब हमारे एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना होता है। और ये हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें सर, तो हेयर ट्रांसप्लांट एबनॉर्मल हेयर फॉल के बाद में अगर आपका यहाँ पे बाल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेयर लॉस हो गया। सो हेयर लॉस हम यहाँ देखते हैं, हेयर फॉल हम हाथों में देखते हैं। और अगर आपका 50% या मोर देन 50% अगर हेयर लॉस या हो जाता है तो उसके बाद में रोल होता है आपका हेयर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो इन स्काल्प को जो है उतना कवर नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि मुझे अपना लुक वापस चाहिए, तो हेयर ट्रांसप्लांट का पार्ट आता है। और हेयर ट्रांसप्लांट का जब नाम आता है तो डेफिनेटली आप देखो कि सब जगह आपने लिखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। सर बात तो ये है कि अभी तक हमारे इंडिया में मतलब एक डॉक्टर को तो गॉड मानते हैं, और जब गॉड को मानते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं करते उसको उसके ऊपर। और यहीं पे ये होता है बात कि कोई भी लिखा है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ही होंगे और डॉक्टर साहब लिखे हैं। लेकिन सर ये नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नाम की कोई डिग्री नहीं होती सर। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट और जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल होते हैं, वही इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं पूरी। 2 से 3 साल इसकी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेंड होते हैं और उनको एक लीगली दे कैन डू द हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, मैं देखता हूँ बहुत सारे जो डेंटल सर्जन हैं आजकल वो भी कहते हैं कि नहीं मैं तो आपका जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, स्किन सर्जरी मैं कर सकता हूँ। डेंटल ये क्या फ्रॉडपन है। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ या दर्शकों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी ने 5 साल की पढ़ाई की है डेंटिस्ट के अंदर और उसके बाद में
अगर 1 या 2 महीने या फिर कुछ सप्ताह के लिए आपने कोई पढ़ाई की है हेयर के बारे में, तो क्या उसको हम लीगल मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना। देखिए डेंटल सर्जन बहुत ही एक रेपुटेड कह सकते हैं कि डॉक्टर होते हैं, और 5 साल उनको उन्हीं डेंटिस्ट में पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके वो इसमें एक्सपर्ट हो पाते हैं। हमारी बॉडी बहुत कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गन के लिए हमारे अलग स्पेशल डॉक्टर होते हैं। अगर हम बात करें स्किन की बात करें तो स्किन के अलग डॉक्टर होते हैं, आंखों के अलग डॉक्टर होते हैं, उसी तरह डेंटल अलग डॉक्टर होते हैं, और 5 साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें। मेरा ये मानना है इन जनरल कि किसी भी फील्ड के अगर आपने स्पेशलिस्ट किया है तो उसी फील्ड में आपको रहना चाहिए इन जनरल, और किसी दूसरी फील्ड में आपको आई थिंक आपको एंटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, और अगर एक्सपर्ट नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लिमिटेशन आई जाती है। देखिए एक अच्छा ड्राइवर वो होता है जो कि आपके एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर दे। अच्छा डॉक्टर और अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कि आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है उनको प्रिवेंट करे और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करे, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने 1 महीने या 2 महीने पढ़ाई की है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आई थिंक ही इज़ नॉट राइट पर्सन टू डू द सर्जरी इन दैट फील्ड, ओके। अदरवाइज जैसे डेंटल है तो दे आर वेरी रेपुटेड डॉक्टर, एंड आई थिंक उनको डेंटल का पार्ट ही उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा चलिए ज़रा समझा देते हैं कि किस तरीके से ये सर्जरी होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। मतलब जितना मैं जानता हूँ लोग कहते हैं कि कहीं की स्किन निकाल के लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत टिपिकल सर्जरी होती है। ये सर्जरी कैसे आप लोग करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए जिससे लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म हो पाएँ। राइट सर, देखिए सर्जिकल जो पार्ट होता है हमारा वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम आपको एग्जामिन करते हैं कि वास्तव में आप फिट है या नहीं सर्जरी के लिए। सेकेंड ये होता है कि आपका हेयर लॉस कितना है, क्या वो हेयर लॉस मेडिसिन से या थेरेपी से ठीक हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो हम सर्जरी के लिए उनको कह सकते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप सर्जरी करा सकते हैं। और ये जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम पीछे के जो बाल होते हैं ना, ये वाले बाल हम आगे की ओर लगा देते हैं। पीछे के बालों पे जनरली हार्मोन का असर नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है ये बाल हमेशा रहते हैं। आप देखो 70-80 ईयर्स में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बाल ये होते हैं, तो ये वाले बाल यहाँ से निकाल के और यहाँ लगा देते हैं। और ये बेसिकली 3 स्टेप्स 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर कि हमें बाल वास्तव में लगाने किस तरह से है, तो ये बिल्कुल नेचुरल सा होना चाहिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक तरह का आर्ट का पार्ट भी है, आर्ट प्लस साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक आर्टिस्टिक हेयरलाइन बनाते हैं फ्रंट के ऊपर, और उसके बाद में क्या होता है कि इस एरिया पे हम नंबिंग इफेक्ट या नंबिंग इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे छेद बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्लिटिंग, जहाँ पे हमें बाल लगाने होते हैं। फिर सेकंड जो स्टेप आता है कि यहाँ से बाल निकालना, जो कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से बाल निकाल लेते हैं, लूज़ करके उसी बाल को फिर हम आगे की ओर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। तो 3 स्टेप्स होते हैं, स्लिट करना, बाल निकालना, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग एंड इम्प्लांटेशन। और जनरली क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर होता है वो 4-6 घंटे चलता है, और डिपेंड करता है कि हमारा सर्जरी कितना बड़ा है। और अगर जैसे आपको लगता है पाम साइज एरिया है आपका कोई हेयर लॉस का है, तो मान के चलिए 6 घंटे उसमें लग जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि आपके बाल हो 2-3 महीने में आपके उगना शुरू हो जाते हैं, और अगले 6 महीने में मान के चले कि आपका एक अच्छा सा ग्रोथ हो जाता है, रफली 50% बाल आपके आ जाते हैं, तो आपका लुक रिस्टोर हो जाता है। क्या ये दोबारा भी करवाया जाता है? मतलब एक बार किसी ने करवाया जैसे, तो क्या इसका प्रोसेस ये भी होता है कि 4 महीने 5 महीने बाद फिर आपको दोबारा से आपके साथ सेटिंग करनी पड़े, या फिर एक ही बार में ये सब प्रोसेस खत्म हो जाता है? देखिए हेयर लॉस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपका यहाँ तक हेयर लॉस हो गया तो ये मान के चलिए कि आगे भी होने का चांसेस पूरा है। ओके, तो अगर किसी ने फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और पीछे वाले बालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं किया, तो डेफिनेटली उनको सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ेगा अगर अपने लुक रखना चाहते हैं तो। ओके, बट इन जनरल जैसे लगता है कि कोई 1 साल तक हम वेट कर लेते हैं, लगता है कि उनके बाल अच्छे आए हैं तो ठीक है। अगर कोई चाहता है कि मुझे और डेंसिटी चाहिए उसमें और मुझे और घनापन चाहिए, तो डेफिनेटली वो सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट उस जगह पे 1 साल के बाद ही किया जा सकता है। क्या ये पेन वाला पूरा प्रोसेस है या नहीं? देखिए पेन एक तरह का फियर होता है, एक डर होता है, और जैसे वो डर निकलता है ना तो आपको एक गुड फील आता है। कुछ लोग इंजेक्शन के नाम से ही डर जाते हैं, है ना, कांप जाते हैं जैसे बच्चे कांपते हैं, कुछ बड़े भी कांपते हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन अगर आपका एक हल्का सा एक फियर हम निकाल देते हैं आपका कि आपको ज़्यादा पेन नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। और इनमें जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं बहुत माइनर होते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन होता है वो तो डायबिटीज़ वाले अपने हाथ से लगा लेते हैं, इतने बारीक इंजेक्शन होते हैं। और साथ साथ में दूसरे तरीके भी होते हैं हमारे पास पेन कम करने के, जैसे कि एक वाइब्रेटर होता है वो लगाते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद में पता नहीं चलता 50% पार्ट आपका पेन का वाइब्रेशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से बहुत माइनर पेन, मैं कह सकता हूँ कि 10 में से जो ग्रेडिंग होती है मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ, रफली बोलते हैं 2 या 3 ग्रेडिंग के आसपास पेन होता है। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में रहता है कि अधिकतर गंजे लोग यहाँ से क्यों होते हैं?
हाँ, इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो मेल पैटर्न बाल्डनेस में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेयर लॉस के लिए। तो ये जो एरिया होता है, इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स, जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन को बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जो DHT वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा आपका हेयर फॉल करता है, और ये यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ के बाल तो सब जगह से बाल बढ़ रहे हैं, मेल के दाढ़ी बढ़ रही है आपकी, बट यहाँ के बाल क्यों कम हो रहे हैं? तो ये बॉडी में बनावट इस तरह की है, और ये कुछ गलत बनावट हो गई है, मान सकते हैं। तो हमें जहाँ पर ज़्यादा बाल चाहिए वहीं पर ही इनका हार्मोन का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट कह सकते हैं कि एक्शन में आया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक पैटर्न तरह से हेयर लॉस होता है, जिसको हम अलग अलग ग्रेडिंग देते हैं, बोलते हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक आपका हेयर लॉस होता है। और ग्रेड 7 का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ पूरा आपका ग्रेड 7 पूरा चला गया तो उसको ग्रेड 7 बोलते हैं। अगर 2 या 3 फिंगर होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेड 3। तो ये ग्रेजुअल हेयर लॉस होता है, और डेफिनेटली ये तो अब क्या करें, रिसेप्टर ऐसे हैं जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास व्यक्ति आया हो जो पूरा गंजा हो, एक बाल उसके सर पे ना हो, और उसने कहा हो कि डॉक्टर साहब मुझे कैसे भी करके चाहता हूँ कि मेरे बाल आप ही की तरह हो जाए? हाँ, ऐसा हुआ? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की अपनी एक लिमिटेशन है। हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी में नहीं हो सकता। काफ़ी बार मेरे से पूछते हैं कि अनुपम खेर सर ने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया, है ना, अक्षय खन्ना सर ने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया? तो बात ये है कि होता है कि जो बात ये है कि जो हेयर लॉस का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 75% पार्ट है आपका यहाँ से। जो पीछे आपके 25% पार्ट है वो आपका कह सकते हैं कि स्टेबल है। अब 25% में हम 50% निकाल पाते हैं, और हमारे स्काल पे पूरे बाल होते हैं रफली 1 लाख के आसपास। तो 1 लाख में से 75,000 तो झड़ सकते हैं बाल आपके, और अगर 25% मिनिमल लाइक स्टेबल है उनमें से हम 12.5% ही निकाल पाएंगे। तो रफली मान के चलिए कि 10 to 12,000 बाल निकाल पाएंगे, जो कि इस एरिया को पूरी तरह कवर नहीं कर पाएगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट की ये लिमिटेशन है कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बेस्ट आता है जब आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर एक स्टेज में लगता है कि और ज़्यादा हेयर लॉस, जैसे ग्रेड 6 ग्रेड 7 हो गया, तो उस स्टेज में क्या करते हैं कि हम बाल बियर्ड से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हम चेस्ट से भी बाल निकाल सकते हैं। ओके। मतलब आपके बाल हम कहीं से भी निकाल सकते हैं इस एरिया को कवर करने के लिए। तो ऐसा हुआ है कभी आपने किया हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बाल आपके यहाँ से भी निकाले हैं, चेस्ट से भी निकाले हैं, प्यूबिक एरिया से भी निकाले हैं, और अंडर आर्म से भी निकाले हैं। इनफैक्ट आई हैव टेकन हेयर फ्रॉम द बैक। ओके। हाँ, कुछ लोगों की चाह होती है कि नहीं डॉक्टर कुछ भी हो जाए, मुझे बस यहाँ बाल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बाल चाहिए। सो इन दैट स्टेज दैट वी हैव टू बी डू द। कुछ ऐसे केसेस आए जो बिल्कुल ही गंजे लोग थे या जिनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे, उनको आपने बिल्कुल शाहरुख खान टाइप को बना दिया? बिल्कुल, देखिए, जब आपके बाल कुछ कंडीशंस अच्छी होती है, जैसे कि आपके बाल थिक होते हैं, मोटे बाल होते हैं, और साथ में आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उस स्टेज में डेफिनेटली सलमान एंड शाहरुख से भी अच्छे बाल आ सकते हैं उनके, है ना। और डेफिनेटली दे फील वेरी हैप्पी आफ्टर दैट, क्योंकि उनका पूरा लुक चेंज हो जाता है। इनफैक्ट लुक नहीं, उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। और उसके बाद में वो मैंने देखा कि वो वाली जो फोटोग्राफ होती है पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले वाली फोटोग्राफ, वो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो सारी फोटोज़ में देखता हूँ कि डिलीट कर देते हैं वापस। इतना इम्पैक्ट आता है उनकी लाइफ के अंदर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पर्सन ही वाज अराउंड 52 ईयर्स, और मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट, मेरे बच्चे के हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया था वो। फिर मैंने बोला सर आप भी करा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट। वो जाने के बाद वापस आए, बोले डॉक्टर मेरे दिमाग में तो है हेयर ट्रांसप्लांट का, बट मुझे लगता है मेरी एज फैक्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं हो। तो एज कोई फैक्टर नहीं बनता हेयर ट्रांसप्लांट में। जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आपके बाल हैं, तब तक आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और अभी वापस आए मेरे से मिलने के लिए, ही वाज लाइक, मैं उनको पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उनका कंप्लीट हेयर लॉस था, उनके बहुत अच्छे बाल आ गए उनके। शी वॉज वेरी हैप्पी। अब तो वो दाढ़ी भी नहीं रखते, पहले सफ़ेद दाढ़ी रखते थे। अब वो पहले जब आए थे तो कुछ चोला वाला पहन के आए थे, वो टी शर्ट पहन के आए। सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव सीन इन द हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, मुझे अब थोड़े से जनरल क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। हाँ जी। कि ये बहुत सीरियस टॉपिक था, अब थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस वाली चीज़ों पे लाते हैं। सर पे साबुन लगाना, हाँ जी सर, कितना गलत है कितना सही है? देखिए, साबुन क्या होता है, सल्फेट्स का पार्ट होता है। ये सल्फेट्स होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर एक नेचुरल जो मॉइस्चर होता है, जो आपका फैट का पार्ट होता है, लेयर होती है फैट की या ऑयल की लेयर होती है, उसको हटा देता है। हमारी स्किन में जो क्लीनिंग होनी चाहिए वो एक कह सकते हैं कि बैलेंस्ड क्लीनिंग होनी चाहिए। डर्ट क्लीन होना चाहिए, आपका स्किन के अंदर अनवांटेड चीज़ें वो क्लीन होनी चाहिए, डेड स्किन क्लीन होनी चाहिए। लेकिन हमारे स्किन के अंदर जो एक नेचुरल मॉइस्चर है ना, वो क्लीन नहीं होना चाहिए। वो तो एक प्रोटेक्टिव आपका कह सकते हैं कि स्किन है, और मतलब लेयर है, और हमारी स्किन में जो बैरियर होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जनरली माना जाता है कि सोप्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए हमारी स्किन के ऊपर। उससे अच्छा है कि हम जो है वो कुछ दूसरे कंडीशन जैसे आते हैं, जैसे कि बॉडी वॉश होते हैं, दैट वी कैन यूज़। लेकिन कितना इम्पैक्ट देगा
कोई भी साबुन, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका स्किन कितना सेंसिटिव है, कितना ड्राई है, कितना ऑयली है। एग्जांपल अगर हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1-2 घंटे में हमारी लेयर बन जाएगी। लेकिन जिनका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनको एलर्जी के कंडीशंस होने के चांसेस रहते हैं, या जिनका स्किन जैसे कि ड्राई स्किन होता है, तो उनके लिए तो उनको तो यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लिनिक प्लस या सनसिल्क कौन सा बेस्ट है? डिपेंड ऑन द स्किन कंडीशन। मैं तो बस पहले स्किन देखूंगा, उसके बाद बात करूंगा इसके लिए। अच्छा, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि डैंड्रफ्स लोगों के बहुत ज़्यादा हुए हैं। हाँ। ये कैसे होते हैं, क्या कारण होता है, क्या ये हेयर फॉल का कारण है? देखिए, डैंड्रफ का 50% जो पार्ट होता है ना, हमारे स्किन का नॉर्मल पार्ट ही होता है। जैसे हल्का सा ऑयल का पार्ट होता है, सेकंड डेड स्किन होती है वहाँ पर। देखिए, डैंड्रफ यहाँ इसलिए ज़्यादा होता है, इसमें 2-3 वजह बनती है हमारी। पहली बात है कि हमारी स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऑयल बनाएगी वहाँ पर। सेकंड, ये वाला एरिया काफ़ी कवर्ड रहता है, क्लीन में नहीं आ पाता। जैसे फेस को हम क्लीन कर लेते हैं रोज़, स्काल्प को अच्छे से क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि स्किन डेड स्किन बनती है, तो उसके बाद एक फंगस का पार्ट आ जाता है। फंगस क्या करता है कि कुछ जो हमारी स्किन को ब्रेक डाउन करने के बाद में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड्स बनाता है, और वो एक इन्फ्लामेशन या सूजन का पार्ट बनाता है। तो ये कहने का मतलब है कि एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें नॉर्मल स्किन का पार्ट भी होता है और एक फंगस का पार्ट भी होता है। ये मिलकर आपका एक डैंड्रफ का पार्ट करते हैं। डैंड्रफ जनरली ज़्यादा हेयर लॉस नहीं करता है। लोगों का मानना होता है काफ़ी कि डैंड्रफ हो गया मुझे, इसकी वजह से मेरा हेयर लॉस हुआ, बल्कि ऐसा होता नहीं जनरली। हेयर लॉस होता है, बहुत ही माइनर होता है, बहुत मिनिमल होता है, और वो रिवर्सिबल होता है। कभी भी परमानेंट हेयर फॉल या हेयर लॉस नहीं होता डैंड्रफ से। बट ये ज़रूरी है कि उसको क्लीन करना ज़रूरी है इन जनरल। वो आपका एक नॉर्मल स्किन केयर का पार्ट होना चाहिए, है ना। तो आप अच्छे से केयर कीजिए, आपका हेयर फॉल नहीं होने वाला डैंड्रफ से। चलिए, अब थोड़ा चेंज करते हैं। और अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे बाल जो हैं वो आप किसी हीरो की तरह करते, अक्षय कुमार की तरह करते। सर, आप हीरो हैं ऑलरेडी। तो क्या ये मुमकिन है कि आप उस तरीके से हेयर ग्रोथ दे पाएँ? क्या उस तरीके से स्किन स्ट्रक्चर को आप मेंटेन कर पाएँ कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को आप कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन कर पाएँ? क्या आप लोग कर सकते हैं ऐसा? देखिए, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। एक बालों का क्वेश्चन है कि बाल उतने अच्छे हो सकते हैं नहीं हो सकते। बालों का ट्रीटमेंट अभी भी लिमिटेड है, जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, और मेडिसिन एंड जो थेरेपीज़ वगैरह होती है वो लिमिटेड काम करती है। मैं ये कह सकता हूँ कि हार्मोन्स इंड्यूस जो हेयर लॉस होता है उसका अभी भी ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि एक रिसर्च फेज के अंदर है। तो अगर हमें थोड़ा साथ मिलता है, अपनी बॉडी का साथ मिलता है, अगर आप थोड़े लकी होते हैं, तो डेफिनेटली आपके बाल लंबे समय तक मेंटेन किए जा सकते हैं। और किसी स्टेज में लगता है कि बाल थोड़े कम है, तो उसको डेंसिफाई करने के लिए वी कैन प्लान फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि शाहरुख खान और सलमान खान से भी अच्छे बाल हो सकते हैं आपके। अब बात करते हैं कि फेशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक लिमिटेड कह सकते हैं हम उसमें चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर होता है ना, वो तो चेंज नहीं कर पाते, लेकिन उसके जो सॉफ्ट टिश्यू का जो पार्ट होता है, जैसे ये इसके नीचे बोन है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है दैट वी कैन मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट। जैसे किसी का नोज कम है तो नोज छोटा है तो बड़ा किया जा सकता है। ओके, आजकल जैसे कि ये लोअर यहाँ पे जो लाइन का काफ़ी चलन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कुछ, है ना, तो वहाँ पे हम फिट कर सकते हैं उसको। ये आप लोग करते हैं? चिन, ये पार्ट ज़्यादा प्लास्टिक सर्जन का है, डर्मेटोलॉजिस्ट का नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट छोटे कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, प्लास्टिक सर्जन इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, या फिर जो पर्सन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जैसे प्लास्टिक सर्जन में काफ़ी चीज़ें होती है, जो पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस्ड होता है, वो इसमें और एक्सपर्ट बन जाता है, तो वही फिर करते हैं उसमें। तो कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें चेंजेस की जा सकती है, बट कुछ चीज़ें अभी भी लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे शाहरुख खान बना दें हम किसी को, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत डर लगता है लोगों को ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कानपुर के इंसिडेंट के बाद कि हम जाएं और ऐसा ना हो कि कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया जाए या किसी को पता नहीं और हमारी जान चली जाए। और एक केस तो ये सामने निकल के आया है, इससे पहले हज़ारों केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें लोगों की जान चली गई है। क्या सच में डरने की ज़रूरत है या बिल्कुल भी नहीं? देखिए, अगर आपका रिसर्च, आपका सर्च, आपका R&D अच्छा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट किससे करवाना चाहिए, है ना। देखिए, सेफ्टी आपके हाथ में है, मतलब काफ़ी आपके हाथ में है। ओब्वियसली फिर डॉक्टर का पार्ट होता है, मेडिकल का पार्ट होता है, वो तो ठीक है, तो वेरी करता है, लेकिन काफ़ी हद तक अपने आप को सेफ कर सकते हो। तो डॉक्टर सबसे पहले कि हाँ, आप मिलिए डॉक्टर से। आपका डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए जो रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो जब रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक अच्छी कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके पास में, SOPs होते हैं उनके पास, सारी चीज़ें होती है। अगर कोई ओकेजनल करता है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस है वहाँ पर। फर्स्ट, सेकेंड, आप जाइए और आप किस स्टेज पे हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं।
अगर आपको लगता है कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या फिर कोई कार्डियक कंडीशन है तो बताइए डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या करेंगे कि उस चीज़ को पहले ठीक करेंगे या फिर उसको स्टेबल करेंगे, नॉर्मल करेंगे, उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कीजिए। इतनी जल्दी का क्यों है जल्दी आपको हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आपने पिछले 5 साल निकाले तो 2-3 महीने और सही, और क्या। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, पहले हम देखते थे कि 40s में आने के बाद या 30s, लेट 30s में आने के बाद लोगों के बाल झड़ने शुरू होते थे और गंजेपन की शिकायत। आज के डेट में मैं देखता हूँ कई बार 22 साल का, 23 साल का, 24 साल के बच्चे जो हैं वो भी इसी बात से परेशान है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये हार्मोन चेंजेस हैं या फिर आपको लगता है कि हाइपरटेंशन है या फिर आपको लगता है कुछ और है? हाँ जी, सो जैसे मैं उसको कंप्लीट करते हैं, 2 पार्ट तो वो हो गया, और थर्ड है कि आप अच्छा टाइम दीजिए अपने आप को। काफ़ी बार मैंने देखा कि हाँ डॉक्टर, मैंने सुना कि 1 या 2 दिन हमें रेस्ट करना होता है ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसके बाद में हम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस को काफ़ी जल्दी रहती है उनको, और आईटी वाले मैंने देखा कि काफ़ी हेयर लॉस उनको ज़्यादा होता है। तो आप अच्छे से एटलीस्ट 7 to 10 डेज आप रेस्ट दीजिए, और उसके बाद आप मतलब अच्छा से रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपना ऑफिस ज्वाइन कीजिए आप। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपको ज़्यादा सेफ बनाती है ना। अब आप बताएं आपके क्वेश्चंस के अच्छा, ऊपर। एक चीज़ इसमें मैं पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ जी। लोग कहते हैं उस समय कैप पहन के रखिए, हाँ, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें धूप में मत जाइए, क्या ये भी होता है इसमें? हाँ, 7 डेज का रेस्ट का मतलब ये होता है कि आप केयर कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जितना अच्छा केयर करेंगे उतना स्वेलिंग कम होगा, उतना ही कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होंगे, नहीं होंगे, और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपने कराया तो उसको अच्छे से कराइए, ढंग से कराइए उसको, है ना। और हेयर लॉस की बात की, जिसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो देखो हेयर लॉस एक पार्ट है, इसको बोलते हैं जीन इंड्यूस हेयर लॉस होता है या हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस होता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक हेयर लॉस। एक नई टर्म है, उसको बोलते हैं एपीजेनेटिक हेयर लॉस। आई थिंक दर्शकों को ये नया वर्ड मिलेगा, एपीजेनेटिक हेयर लॉस। आपकी जीन्स पे आपका इफेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का, कि आप कैसे खा रहे हैं, क्या स्ट्रेस है आपको, कौन सा लाइफस्टाइल है आपका, इनका इम्पैक्ट होता है आपकी जीन्स के ऊपर, और उसकी वजह से फर्दर आपको हेयर लॉस हो सकता है, और यही हो रहा है अभी। ठीक है, ठीक। तो अब थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड पे आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको जवाब देने हैं। चेहरे के लिए पपीता खाएं या आम? पपीता। पपीता अच्छा रहेगा। साबुन लगाएं या फिर फेस वॉश? फेस वॉश सर। पहले हालांकि आपने मना कर दिया, सनसिल्क के हेड एंड शोल्डर्स, थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज सर, है ना। देखिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी होते हैं, है ना, तो अगर नीड है तो यूज़ करना चाहिए उसका। 1 रुपये का रेगुलर शैम्पू, 1 रुपये का शैम्पू अच्छा है या 5 रुपये वाला? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। शैम्पू है, और वो अगर अच्छा शैम्पू है, जो अगर आपको नीड है तो आपके लिए 1 रुपये का शैम्पू ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चेहरे पर कितना ज़्यादा खर्चा करना चाहिए महीने के अंदर? ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप स्किन केयर कीजिए, अच्छा अपना रूटीन रखिए। और देखिए, स्किन एक कह सकते हैं कि एक मिरर है आपके इंटरनल हेल्थ का। अगर आप एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा केयर कर रहे हैं स्किन का, और 2 या 3 महीने में अगर आप एक बार डॉक्टर से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा डॉक्टर खर्चा नहीं होने देगा। बालों की केयर कितनी ज़रूरी है? अगर आप सोचते हैं कि हाँ, कि मुझे बाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेज कैसी होती है हमारे हेयर लॉस की, अगर हम 50-60 के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे हेयर लॉस की ज़्यादा अगर होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अगर आपको लगता है कि आज हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा केयर है ना हेयर का ही करना चाहिए। हेयर ड्राई से कितना नुकसान है? हेयर ड्राई डैमेज कर सकता है, हेयर लॉस कभी नहीं करेगा। डैमेज मतलब है कि आपके इन बालों के ऊपर जिस प्रोटीन के स्ट्रक्चर, अगर आपने ज़्यादा हीट दिया उनको, तो वहाँ पे डैमेज हो सकता है, लेकिन वो कभी भी रूट्स तक नहीं पहुँचेगा उसका इफेक्ट। एक भ्रांति है, सफ़ेद बाल तोड़ोगे तो 2 या 4 और निकलेंगे। कितना सही, कितनी गलत है? ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सफ़ेद बाल तोड़ो या नहीं तोड़ो, उससे आपके उस बाकी वाले प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।